हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक, जिसमें अभी हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं चैप्टर डस्क। और ये जो डस्क है, इट हैज़ बीन रिटन बाय H.N. म्यूंजो। अब ये जो चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट देन व्हाट विल यू डू? आप पहले उसका एक्सप्लेनेशन देखोगे, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। तो जब आपको स्टोरी ही नहीं पता, राम सीता कौन थे नहीं पता, तो आप कैसे बताओगे कहानी, कैसे बताओगे, क्वेश्चन आंसर्स कैसे करोगे? ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन समझो। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। बहुत कम क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। डू नॉट वरी अबाउट इट। डोंट गो कि भैया कितने लंबे लंबे आंसर्स हैं, ऐसे कोई लंबे आंसर्स नहीं है। लेकिन बस कॉन्सेंट्रेट करना है, समझना है, और मेरे साथ अच्छे से समझोगे तो क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते आंसर्स याद भी हो जाएंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, Why did Gatsby call dusk the hour of the defeated? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गॉट्सबी ने ये जो डस्क है, जो शाम का जो वक्त होता है, इसको बोला था द आवर ऑफ द डिफीटेड, मतलब एक हारा हुआ सा समय। ऐसा क्यों कहा था? गॉट्सबी कॉल्ड डस्क the hour of the defeated because of the way in which men and women who were victims of life and lost in some way were able to come out without fear of being spotted. अब इस आंसर को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो है द आवर ऑफ द डिफीटेड का मतलब क्या है? ये वो जो घंटा है, ये वो आवर है जिसमें जो हारे हुए लोग होते हैं, जो लाइफ के बैटल्स में थक चुके हैं, हार चुके हैं, उस वक्त शाम को वो निकलते हैं ताकि लोग उनकी आंखों में जो नमी है वो ना देख पाएं, सैडनेस है जो उसे ना देख पाएं, उनके जो बिखरे हुए बाल हैं या उनके शाबी क्लोथ्स हैं उस पर उनकी नज़र ना जाए। क्यों? क्योंकि अब उनको कुछ करने का मन नहीं है, क्योंकि वो हारे हुए से फील कर रहे हैं, वो दुखी हैं, वो सैड हैं, वो ग्लूमी एक इन्वायरमेंट में है। इसीलिए वो इस वक्त बाहर आ पाते हैं। बाहर आने के बाद मतलब उनको कोई डर नहीं होता कि कोई उन्हें देख लेगा। इसीलिए कहा है दिस आर ऑफ द डिफीटेड। डिफीटेड मतलब द मेन एंड वुमेन हु आर डिफीटेड, हु हैव लॉस्ट इन द बैटल ऑफ लाइफ। ओके, अब इस आंसर को हम फिर से समझेंगे। गॉड्सबी कॉल्ड अस द आवर ऑफ द डिफीटेड बिकॉज, यहां तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। बिकॉज ऑफ द वे इन विच मैन एंड वुमेन, वो तरीका, वो वे जिसमें मैन और वुमेन जो होते हैं, जो विक्टिम्स हैं लाइफ के, विक्टिम्स ऑफ लाइफ मतलब जो लाइफ के बैटल में हार चुके हैं, वो विक्टिम हैं। एंड लास्ट इन सम वे, लेकिन वो किसी तरीके से बच गए हैं, मतलब वर एबल टू कम आउट विदाउट फियर ऑफ बीइंग स्पॉटेड। जो इस सिर्फ यही एक टाइम होता है जिसमें ये बाहर आ पाते हैं विदाउट फियर ऑफ बीइंग स्पॉटेड, जिसमें उन्हें डर नहीं लगता कि कोई उन्हें देख लेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ब्राइट लाइट्स रिप्रेजेंट टू गॉड्सबी? ये जो ब्राइट लाइट्स हैं, ये गॉड्सबी को क्या रिप्रेजेंट करती थी? So, to Gatsby, the bright lights represent the resistance of those people who had never had to admit defeat through life's struggles. अब यहाँ क्या है? गॉड्सबी के लिए ब्राइट लाइट्स, जो उन्होंने बोला था, जैसे वो यहाँ बैठे थे तो सामने जो है, जो पूरी बिल्डिंग की जो विंडोज थी, उन विंडोज में से बहुत ब्राइट लाइट्स आ रही थी। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी? वो रिप्रेजेंट कर रही थी रेजिस्टेंस ऑफ दोज पीपल, वो लोगों को हु हैड नेवर हैड टू एडमिट डिफीट थ्रू लाइफ स्ट्रगल्स। मतलब वो उन लोगों का जो है रेसिडेंस जो है, इट्स नॉट रेसिस्टेंस, इट्स रेसिडेंस, DENCE। रेसिडेंस का मतलब होता है वो उन लोगों के घरों को रिप्रेजेंट कर रही थी, ऐसे लोग जिन्होंने लाइफ की स्ट्रगल में कभी हार नहीं देखी है, जो बिल्कुल खुश हैं, बिंदास हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हैं, जिन्होंने किसी तरीके का कोई सैडनेस नहीं देखा, इसलिए उनके घरों में इतनी ब्राइट लाइट्स चल रही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द ओल्ड मैन्स अपीयरेंस। अब जो वो ओल्ड मैन था, कैसे थे? उसके शोल्डर्स कैसे थे? ड्रूपिंग शोल्डर थे, लेकिन उसके फेस पे क्या था? एक करिश्मा था, मतलब एक बहुत ही ज्यादा उनके जो फेस था उस पे मतलब एज इफ इट वाज वेरी ब्राइट।
So the old man had drooping shoulders. पहली तो पॉइंट क्या हो गया कि उनके drooping shoulders थे. His clothes were not shabby. उनके clothes shabby नहीं थे, लेकिन ऐसे भी नहीं थे कि वो जो है एक फूल वगैरह लगा के घूमे. By his face it seemed as if he was returning to a family where nobody cared for him. और जब वो वहां से जा रहे थे तो उनके फेस को देख के लग रहा था वो एक ऐसी फैमिली की तरफ जा रहे हैं जहां कोई उनका ख्याल नहीं रखता, जहां किसी को उनकी परवाह नहीं है. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया that the man had drooping shoulders. Second, his clothes were not shabby. And third thing, by his face it seemed that he was returning to a family where nobody cared for him. Okay, देख लेते हैं. So how did the young man say he would be able to find the address of the hotel? Why didn't he use this method? अब young man ने जब उन्हें बताया, पूरी अपनी स्टोरी बताई थी, तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक तरीका है जिससे वो अपने होटल का एड्रेस ढूंढ सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस एड्रेस को ढूंढने के तरीके को मतलब इम्पोर्टेंस नहीं दी. उन्होंने बोला ये तरीका वो यूज नहीं करना चाहते. क्या तरीका था वो? द थिंग इज दैट उन्होंने कहा कि जैसे ही वो शिफ्ट हुए थे तो उनके जो फ्रेंड्स और फैमिली थे उनको उन्होंने एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने प्रॉपर एड्रेस भेज दिया था. अब अगर वो उनसे कनेक्ट करके लेटर के थ्रू जो है एड्रेस वापस मंगवाते भी हैं तो भी उसको वो कब तक पहुंचेगा? अगले दिन तक पहुंचेगा. विच मीन्स आज रात जो पूरी रात है उनको जो है सड़क पे बितानी पड़ेगी. इसीलिए ही वॉज नॉट लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर मेथड. ओके, तो ये हम आंसर देख लेते हैं. Young man said that he could write to his people for the address and in this way he would be able to find the address of the hotel. तो young man ने क्या कहा कि वो लिख सकता है अपने लोगों को एड्रेस के लिए, एड्रेस मांगने के लिए एक लेटर लिख सकता है और इस तरीके से उसको होटल का एड्रेस मिल जाएगा. He did not use this method because his people would get his letter only tomorrow. और वो ये लेटर इसलिए यूज नहीं करना चाहता था, ये मेथड इसलिए यूज नहीं करना चाह रहा था क्योंकि उसके जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है जिनको भी वो लेटर भेज रहा है उनको वो लेटर मिलेगा कल, उसके बाद वो उसको रिप्लाई करेंगे. विच मीन्स दैट उसको आने वाली एक दो रातें जो है उसको सड़क पे बितानी पड़ेंगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ फॉरेन सिटी इट वुडंट बी सो डिफिकल्ट. What does it in the sentence refer to? Why is it easier in a foreign city? Now ये जो लिखा हुआ in a foreign city, it would not be such a big problem. It मतलब जैसे अगर आप एड्रेस भूल गए हो या आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो in the sentence it means to find the address of the hotel. ये जो एड्रेस ढूंढने की जो प्रॉब्लम है ये फॉरेन सिटी में अगर वो होते तो वो इजीली काउंसिल के पास चले जाते. सो टू फाइंड द एड्रेस ऑफ द होटल का मतलब है इट. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज इट इजियर इन अ फॉरेन सिटी? फॉरेन सिटी में इसीलिए इजी होता है बिकॉज यू कैन इजीली गो टू द काउंसिल और वो आपको हेल्प कर सकते हैं. इट इज इजियर इन अ फॉरेन सिटी एज वन कैन गो टू द काउंसिल एंड गेट हेल्प फ्रॉम हिम. आप इजीली काउंसिल के पास जा सकते हो और वहां आपको हेल्प मिल जाएगी. क्लियर विद द आंसर? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन है, he would have been a genius in his profession. What did Gatsby think that the young man's profession was? अब यहाँ पे जब उसने बोला था कि वो अगर जो है ये केक का जो सोप मतलब सोप केक सोप जो है अगर वो उसके पास मिल जाता, अगर वो थोड़ा भी इंटेलिजेंट होता तो वो क्या करता, किसी केमिस्ट के पास जाके एक सोप ले लेता और वो जो है अपने पास रख लेता क्योंकि उसको कुछ प्रूफ चाहिए. तो अगर वो ये हो कर पाता तो वो अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होता. कौन सा प्रोफेशन? लोगों को झूठी कहानियाँ बताने का प्रोफेशन, जहाँ पे आप लोगों को झूठ बता रहे हो, फॉल्स स्टोरीज दे रहे हो, उन्हें कॉन कर रहे हो, मतलब उनको ठग रहे हो. ठीक है. सो गॉट्सबी थॉट दैट द यंग मैन्स प्रोफेशन was to narrate false stories and make money from innocent people. क्या था? गॉट्सबी को लगा कि वो जो लड़का था, यंग मैन था, उसका काम क्या था? लोगों को false stories मतलब झूठी कहानियां नरेट करना and make money from innocent people, और जो बहुत ही innocent लोग होते हैं, जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, उनसे पैसे निकलवाना. ओके, नेक्स्ट क्या है? My doubts are gone. What were Gatsby's doubts and how did they go? तो जब गॉट्सबी ने बोला माई डाउट्स आर गॉन, क्या हुआ था ऐसा कि जैसे ही वो यंग मैन चला गया वहां से तब उसने देखा कि वहां पे एक छोटा सा केक ऑफ सोप पड़ा था. केक ऑफ सोप क्या होता है? जो सोप की बट्टी होती है ना, उसको केक ऑफ सोप कहते हैं. तो वहां पे एक केक ऑफ सोप पड़ा था.
अब उसको लगा अरे वो बंदा तो जो था वो सही कह रहा था, वो लड़का जो था, वो यंग मैन जो था वो सही कह रहा था, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। एंड जब वो उसके पास उसे ढूंढते हुए कहा गया तो उसने बोला ये रहा तुम्हारा केक ऑफ सोप और आई एम सॉरी मेरे सारे डाउट्स जा चुके हैं। और उसने उसको एक सोवरेन दिया विच वॉज ऑलमोस्ट लाइक 1 पाउंड और उसने कहा तुम मुझे कभी भी वापस कर देना एंड आई एम सॉरी आई डिड नॉट बिलीव इन यू। तब उसने ये कहा था माई डाउट्स आर गॉन, मतलब अब मुझे तुम पे कोई डाउट नहीं है। सो इनिशियली उसके डाउट्स क्या थे? Godsby suspected that the young man was lying and only trying to cheat him. So initially उसने क्या सस्पेक्ट किया था? तो उसको ये लगा कि जो यंग मैन है वो शायद जो है उसे कोई फॉल्स स्टोरी दे रहा है और वो सिर्फ उसको चीट करने के लिए कोशिश कर रहा है। When the young man left, Godsby found the soap cake on the ground and all his doubts get cleared. तो गॉट क्लियर। तो लेकिन जब यंग मैन जब वहां से चला गया तो गॉड्सबी को वहां पे ग्राउंड पे एक केक ऑफ सोप मिला और उसको लगा वो सही कह रहा था, उसकी बातें छूटी नहीं थी और उसके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके थे। ओके, पुअर बॉय, he nearly broke down. Why did Godsby think the boy broke down? What do you think was the actual reason that the boy looked hassled? अब यहाँ पे उसने बोला बेचारा लड़का, मतलब एकदम रोने जैसी हालत हो गई थी। ब्रोक डाउन मतलब एकदम टूट ही गया था वो। गॉड्सबी को ऐसा क्यों लगा कि द बॉय हैड ब्रोकन डाउन और एक्चुअल रीजन क्या था जिसकी वजह से लड़का बहुत परेशान हो गया था? The thing is, Godsby thought the boy broke down because Godsby neither believed his story nor helped him financially. उसको लगा वो जो लड़का था वो इतना ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था इसीलिए क्योंकि ना गॉड्सबी ने उसकी स्टोरी पे बिलीव किया और ना फाइनेंशियली उसकी हेल्प करी थी। द यंग मैन वॉज नॉट द ओनर ऑफ द सोप केक। और बाद में यंग मैन क्यों परेशान हुआ था एक्चुअली में? क्योंकि वो उस केक सोप ऑफ सोप का ओनर नहीं था, मतलब वो उसका नहीं था। एंड हाउ डिड गॉड्सबी फाइंड इट बिलो द बेंच? ओके, और उसको नहीं पता उसको कहां से मिला। आई थिंक दिस वॉज द एक्चुअल रीजन दैट द बॉय लुक्ड हैसल। तो बॉय को लगा यार ये सोप केक कहाँ से आ गया, उसको लगा जो भी है पैसा मिल गया भागो यहाँ से। सो दैट इज वाई ही वॉज हैसल्ड। ओके, तो एक बार हम ये आंसर फिर से चेक करते हैं। गॉड्सबी थॉट द बॉय ब्रोक डाउन बिकॉज गॉड्सबी नीदर बिलीव्ड हिज स्टोरी नॉर हेल्प्ड हिम फाइनेंशियली। और दूसरा चीज क्या है, वो जो यंग मैन था ही वॉज नॉट द ओनर ऑफ द केक, soap cake. Then how did Godsby find it below the bench? Then how did, तो फिर गॉड्सबी को जब उसको लगा जब मेरे पास तो केक सोप ऑफ केक था ही नहीं, केक ऑफ सोप था ही नहीं, तो ये उसको नीचे कहाँ से मिला? तो इसको सोच के वो हैसल था, परेशान था। नेक्स्ट है अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट। In literature, the setting of a story refers to the time, place and background in which the story is set. This story is set against the background of dusk. अब ये setting आपको पता है, setting का मतलब होता है लोकेशन। जैसे कोई भी स्टोरी, जैसे हैरी पॉटर की अगर हम बात करें तो हैरी पॉटर पार्ट 1 की जो स्टोरी है उसमें क्या है, वी टॉक अबाउट डर्सलीज हाउस, वी टॉक अबाउट हॉगवर्ट्स, वी टॉक अबाउट किंग स्टेशन, किंग क्रॉस स्टेशन। तो ये डिफरेंट लोकेशन है, ये सेटिंग है उस पर्टिकुलर स्टोरी की। ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये पूरी स्टोरी एक पार्क में हुई है जिसमें जो बैकग्राउंड है वो क्या है, डस्क है, शाम का समय है। तो यहाँ पे हाउ डज द सेटिंग अफेक्ट द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्टोरी? क्या सेटिंग अगर मान लो दोपहर का टाइम होता, एकदम बड़ा ऐसा मॉर्निंग का टाइम होता, तो क्या सेम इफेक्ट आता स्टोरी पे? बिल्कुल नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए रात का टाइम है और तभी वो ढूंढ रहा है, वरना तो यूं नीचे देखेगा और सोप का किट, उसका जो केक ऑफ सोप है वो मिल जाएगा। तो जो सेटिंग बनाई जाती है स्टोरी की वो बहुत सोच समझ के बनाई जाती है ताकि आपका जो कैरेक्टर्स हैं प्लस आपका जो प्लॉट है स्टोरी का वो उसके हिसाब से चल पाए। ओके, द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग डस्क। दिस एड्स टू द मूड एंड सेटिंग ऑफ द स्टोरी। इससे क्या है, पूरा मूड और सेटिंग जो है वो ऐड हो रहा है। इट मेक्स द एटमॉस्फेयर अपीयर सीरियस एंड सोबर, दस इंडिकेटिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू टेक प्लेस। इससे पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम शांत है और बहुत ज़्यादा जो है सीरियस लग रहा है, सोबर लग रहा है, जैसे कि एकदम, और ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। It sets the tone of the story and prepares us for the strange events that take place. और इसमें क्या है, पूरी स्टोरी की टोन सेट हो रही है।
हमें लग रहा है अब कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, और हमें पूरा जो प्लॉट है वो समझ में आने लग जाता है। दैट इज वाई जो ये सेटिंग है ये पूरे ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है स्टोरी का उसको इफेक्ट करती है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज इट अफेक्ट नॉर्मन गॉड्सबी। अब ये जो डस्क है, ये जो सेटिंग है, ये नॉर्मन गॉड्सबी को कैसे अफेक्ट करती है। नॉर्मन गॉड्सबी is of the view that dusk is meant for those who have been defeated by life and therefore can come only after sundown, so that they remain hidden and invisible from the world, especially for those people who are fortunate and who have no cares. सो गॉड्सबी के हिसाब से शाम का वक्त वो वक्त है जहाँ पे जो लोग हारे हुए होते हैं जिंदगी से, वो लोग बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद जो है लोगों से, पूरी दुनिया से छुप के कहीं जाके बैठ जाते हैं। स्पेशली किन लोगों से छुपते हैं? उन लोगों से जो लोग बहुत लकी हैं और जिनके पास कोई भी परवाह नहीं है लाइफ के लिए। Thus, it puts him in a serious mood, और इसी की वजह से वो उन्हें एक सीरियस मूड में डाल देता है। While he is sympathetic towards those he regards as defeated, अब जहां वो बोल रहा है ऐसे लोग, men and women जो कि लाइफ के बैटल में हार चुके हैं, defeated हैं, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा sympathetic फील कर रहा है। Dusk makes him distrustful and wary of the people around him, लेकिन at the same time जो शाम का वक्त है वो उसके अंदर एक तरीके से डिस्ट्रस्ट लेके आ जाता है लोगों के लिए। वो हर किसी पे विश्वास नहीं करता, क्यों? क्योंकि अंधेरा है, आपको नहीं पता कौन आपको जो है कोई फॉल्स स्टोरी देके ठगने के लिए आया है, कोई आपके ऊपर अटैक कर देगा। सो ही डजंट ट्रस्ट पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ आवर। Irony is a figure of speech in which words are used in a way such that the intended meaning is the opposite of the actual meaning. जैसे आप कहो कि जैसे कोई है और वो बहुत ही shabby clothes पहन के, आपने बोला वाह क्या कपड़े पहने। नाउ दिस इज आयरनी। आप जो कहना चाहते हो आप वो नहीं कह रहे हो, आप कुछ और कह रहे हो जिसका मीनिंग कुछ और है, उसे आयरनी कहते हैं। इट कैन ऑल्सो रेफर टू अ सिचुएशन विच टर्न्स आउट डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप जो हो, ये कोई सिचुएशन पे भी हो सकता है। जैसे सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे उसको लगा वो जो यंग मैन है वो कॉन मैन नहीं है और उसी का सोप गिर गया था, तो उसको लगा इसी का है, एंड वो जाके उसको पैसे भी दे देता है और वो ठगा भी जाता है, एंड देन ही कम्स बैक। लेकिन बाद में क्या पता चलता है वो तो ओल्ड मैन का था। सो यहाँ पे आयरॉनिकल क्या था, सिचुएशन में आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, कुछ उल्टा ही हुआ। Writers use various elements in their writing to bring out irony in the text. How does the writer bring out the irony in the story using the cake of soap? अब writers जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से irony लाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लाने की कोशिश करते हैं। तो इस स्टोरी में ये जो केक ऑफ सोप है ये आयरनी कैसे लेके आया है। The cake of soap becomes a tool of irony in this story. Gosby asks the young man for proof in the form of a cake of soap. जब इनिशियल हमारी स्टोरी चल रही है तो गॉड्सबी उससे क्या बोलता है, प्रूफ दो, दिखाओ वो केक ऑफ सोप। And thus the absence of proof makes Gosby look very clear, and we see that he feels very pleased with himself for using the idea of the cake of soap to avoid being cheated. लेकिन जब वो यंग मैन जो है वो केक का प्रूफ नहीं दे पाता, सोप नहीं दिखा पाता, तो गॉड्सबी को लगता है देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, अपने आप से बड़ा खुश हो जाता है कि देखो मैंने अपने आप को चीट होने से बचाया। ये जो मैन था ये मुझे फॉल्स स्टोरीज दे रहा था और ये सिर्फ मुझसे पैसे ऐंठना चाहता था, तो वो बड़ा प्लीज था। Right, but ironically, the sudden and uncanny appearance of this very cake of soap is the reason that he gets cheated. तो उसको लगता है कि उस केक ऑफ सोप की वजह से वो चीट नहीं कर पाया उसको, क्यों? क्योंकि उसके पास था नहीं। लेकिन ये जो सडन अपीयरेंस हुआ केक ऑफ सोप का, उसी की वजह से वो एक्चुअली ही वाज चीटेड, उसी की वजह से वो वापस जो है चीट हो ही गया। सो यही थी इसमें आयरनी। ओके, अब आते हैं हम ग्रामर पार्ट में। Complete this paragraph with the correct forms of the verbs in brackets. तो यहाँ बेसिकली हमें टेंसेस का सही फॉर्म यूज करना है। विघ्नेश हैज बीन अ गुड आर्टिस्ट एवर सिंस ही वाज अ चाइल्ड। विघ्नेश बचपन से ही, जब से वो छोटा था तब से एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। एज अ चाइल्ड ही डैश ड्रॉ ऑन वॉल्स, कर्टन्स, शूज, मिरर्स और एनी अदर सरफेस ही डैश फाइंड। तो जब वो छोटा था तब हम पास्ट की बात करें तो हम विल नहीं यूज करेंगे, हम वुड यूज करेंगे। हम क्या बोलेंगे, ही वुड ड्रॉ ऑन वॉल्स, कर्टन्स, शूज, मिरर्स और एनी अदर सरफेस दैट ही, कैन का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कुड, दैट ही कुड फाइंड। ओके,
He even dash for art classes every evening after school. अब हमें वो past की बात कर रहे हैं, तो go का past form क्या हो जाएगा? Went. He even went for art classes every evening after school. One day, when he dashed in class, a famous artist who was his teacher's friend dash his work. One day, जब वो क्लास में ड्रॉ कर रहा था, something that was happening in the past, मतलब past continuous tense, तो हम बोलेंगे one day when he was drawing. यहाँ पे क्या आ जाएगा? One day when he was drawing in the class, एक फेमस आर्टिस्ट जो उसके टीचर के फ्रेंड थे, उन्होंने उसे देखा. saw his work. विघ्नेश, he said, you dash very good at this. अब ये भले पास्ट की बात है, लेकिन हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं, तो हम जैसा उन्होंने कहा होगा वैसे ही बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो इसमें. So you are very good at this. Keep practicing and work hard and you dash a successful career as an artist and you will have मतलब तुम्हारा आगे जाके एक अच्छा सक्सेसफुल करियर होगा एज एन आर्टिस्ट. सो ये रहे हमारे आंसर्स. ओके, नेक्स्ट है नाउ विघ्नेश इज स्टडिंग. Now Vignesh is studying at a fine arts college in Mumbai. अब हमने यहाँ पे studying क्यों लिखा है? Because यहाँ पे देखो is लिखा है प्लस यहाँ बात हो रही है now की, मतलब हम present की बात कर रहे हैं और helping verb is दिया हुआ है और हम क्या बोलेंगे? इस वक्त वो पढ़ रहा है. So now Vignesh is studying at a fine arts college in Mumbai. वो चाहता है क्या करना? अब चाहता है जैसे मैं खाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कोई ऐसी चीज जो मैं चाहती हूँ. वो किसी टेंस के बारे में नहीं बता रहा है, तो ये होता है सिंपल प्रेजेंट टाइम, जिसमें हम यूज करते हैं he wants to be an illustrator for children's books. Every year on his friends' birthdays, Vignesh draws. हर साल. अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है जो हर साल हो रही है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि हर साल दिवाली आती है, तो ये एक फैक्ट है. यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. विघ्नेश draws beautiful birthday cards for them and he also practices drawing and coloring using different computer software. Okay, he is dash for the scholarship to a digital arts program in London next year. अब वो अगले साल लंदन में एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाला है, करेगा. So he is applying. अब यहाँ मैंने ing प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्यों यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तब भी आप यूज करते हो जब आप किसी चीज को लेके फ्यूचर में कंफर्म हो दैट यू आर गोइंग टू डू दैट. ओके, प्लस हमें यहाँ पे दिख रहा है इज दिया हुआ है, तो हमें उसके साथ वर्ब लगाना पड़ेगा. We have learned to use will and going to indicate a future event. तो यहाँ हमारा ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया. अब हमें पता है कि will और going to हम कब यूज करते हैं? जब हम फ्यूचर इवेंट की बात करते हैं. लेकिन फ्यूचर इवेंट में हम और भी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, जहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है. The simple present tense can also refer to a future event. अगर simple present tense जहाँ हम usually facts को बताने के लिए यूज करते हैं या daily activities को बताने में यूज करते हैं, हम उसमें भी future के लिए यूज कर सकते हैं. कैसे? The letter arrives tomorrow. letter कल आता है. अब इसका मतलब क्या है? लेटर कल आता है नहीं हो रहा है, लेटर जैसे कल आ रहा है, the letter arrives tomorrow. लेटर कल आता है. ठीक है, return the money to me next week. तो यू कैन रिटर्न और यू विल रिटर्न की जगह मैंने बोला अगले दिन, मतलब अगले वीक वापस कर देना. सो यहाँ पे मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रही हूँ. अब अगर मुझे सेम फ्यूचर की बात करनी है लेकिन मुझे यूज करना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, तो मैं क्या बोलूंगी? वी आर एक्सपेक्टिंग अ विजिटर ऑन मंडे, और आई एम गोइंग आउट फॉर डिनर टुनाइट, या आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स लेटर इन द इवनिंग. जहां आपका प्रोग्राम पूरा फिक्स्ड होता है वहां भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर सकते हो. Notice that the simple present and present progressive tenses generally refer to present schedules or plans about future actions, and that there is usually a time expression to indicate this. Usually क्या होता है? इनमें time expression आता है tomorrow, next week, और ये majorly confirmed रहते हैं. अब करना क्या है आपको?
For each of the sentences, write down sentences as indicated to refer to the same future event. अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, सुरेश एंड हिज फ्रेंड अराइव बाय द 9:30 PM फ्लाइट टुनाइट. सुरेश और जो उसका जो फ्रेंड है वो आज रात को 9:30 की जो फ्लाइट है उससे आते हैं. अब इसको तुम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बोलोगे तो क्या हो जाएगा, सुरेश एंड हिज फ्रेंड आर अराइविंग बाय द 9:30 PM फ्लाइट टुनाइट. और अगर इसको हमें गोइंग टू यूज करना है तो हम बोलेंगे सुरेश एंड हिज फ्रेंड आर गोइंग टू अराइव बाय द 9:30 PM फ्लाइट टुनाइट. अगर तुम गोइंग टू यूज कर रहे हो तो वर्ब में फिर आईएनजी फॉर्म नहीं आएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फवाद इज गोइंग टू मेल द ट्रैवल एजेंसी फॉर टिकट्स टू बैंकॉक. अब यहाँ आपको यूज करना है विल. सो फवाद इज गोइंग टू को हटा देंगे, हम लिखेंगे फवाद विल मेल द ट्रैवल एजेंसी फॉर टिकट्स फॉर बैंकॉक. ठीक है, इज गोइंग टू का मतलब होता है करेगा, तो हमने वो पूरा इज गोइंग टू हटा के विल लगा दिया. अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो फवाद इज मेलिंग द ट्रैवल एजेंसी, सीधा क्या हो जाएगा, फवाद विल बी मेलिंग, सॉरी फवाद विल नहीं इज, फवाद इज मेलिंग द ट्रैवल एजेंसी फॉर टिकट्स टू बैंकॉक. ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट विल सून बी डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट अ मोबाइल फोन. बहुत जल्दी एक टाइम आएगा जब कोई भी इंसान ऐसा नहीं दिखेगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है. अब इसको गोइंग टू यूज करो, सो इट विल की जगह हम यूज करते हैं इट इज सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट इज सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट अ मोबाइल फोन. क्या किया है हमने यहाँ पे, इसमें ये विल हटा दिया. ठीक है, विल के साथ बी भी हटा दिया और हमने क्या लिखा, इट इज सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट. मतलब बी तो ठीक है, सून गोइंग टू बी डिफिकल्ट. सून पहले क्यों लिखा है, इट इज गोइंग टू बी सून डिफिकल्ट नहीं आएगा, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है, तो सून पहले आएगा, गोइंग टू बी बाद में आएगा. और सिंपल प्रेजेंट में लिखोगे तो सिंपल हो जाएगा, इट इज डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट अ मोबाइल फोन. आजकल कोई भी आदमी बिना फोन के मिलना बहुत मुश्किल है. इट इज डिफिकल्ट टू मीट अ पर्सन विदाउट मोबाइल फोन. Sonal is going to host a farewell party for Kumar next week. Sonal is going to वाला पूरा दिया हुआ है. सिंपल प्रेजेंट में क्या कर देंगे हम इसमें, Sonal is to host a farewell party for Kumar next week. Sonal करने वाली है, Sonal is to host. Okay? And present progressive में Sonal is hosting आ जाएगा. Sonal host कर रही है, Sonal is hosting a farewell party for Kumar next week. नेक्स्ट है, when is the timetable going to change? टाइम टेबल कब चेंज होने वाला है, गोइंग टू आ रहा है. सिंपल प्रेजेंट में क्या बोलोगे, when does the timetable change? क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है, आप बोलोगे when does the timetable change. गोइंग टू नहीं आएगा, when does the timetable change. अब गोइंग टू नहीं आएगा. और जब आपको will यूज करना है तो when will the timetable change. when will the timetable change. Okay? नेक्स्ट इज वी आर क्रिएटिंग अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम. हम एक नई लोगो क्रिएट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए. गोइंग टू का क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम. अब गोइंग टू में ऑलरेडी आईएनजी है तो हम क्रिएट कर देंगे, आईएनजी नहीं लगाएंगे. क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम. और अगर विल आना है तो वी विल क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम. ओके, अब यहाँ पे विल के साथ दो तरीके से आप बोल सकते हो, वी विल बी क्रिएटिंग भी बोल सकते हो, और यू कैन सिंपली से वी विल क्रिएट अ न्यू लोगो फॉर आवर टीम. अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. डज द मॉनसून सीजन स्टार्ट इन नवंबर. अब विल होगा तो क्या होगा, विल द मॉनसून सीजन स्टार्ट इन नवंबर. और अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव करना है तो हो जाएगा इज द मॉनसून सीजन स्टार्टिंग. स्टार्टिंग क्यों लिखा है, क्योंकि हमें आईएनजी यूज करना है, प्रोग्रेसिव है. सो इज द मॉनसून सीजन स्टार्टिंग इन नवंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्राइम मिनिस्टर विल स्पीक टू द पीपल टुमारो. प्राइम मिनिस्टर कल जो है अपने लोगों से बात करेंगे. सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू द पीपल टुमारो. सिंपल, द प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स टू द पीपल टुमारो. और गोइंग टू में हो जाएगा द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू स्पीक टू द पीपल टुमारो. अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में.
Look at these words from the text. Tick the ones in which un, im, re have been used as suffix prefixes to form new words. और अंडरलाइन करो वो वर्ड्स में जहां पे वो मेन वर्ड का पार्ट है, जैसे कि अनहैप्पी. अब यहाँ देखो हैप्पी एक वर्ड है और अन जो है वो उसमें एक प्रीफिक्स यूज किया गया है. तो जहां प्रीफिक्स यूज किया है हम वहां पे उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे. और जैसे वर्ड है अननोटिस्ड, यहाँ पे भी अननोटिस्ड, अन इसमें एक प्रीफिक्स है, इसको टिक करो. लेकिन इमेजिन, ये इम और एजिन नहीं है ना, ये एक सिंगल वर्ड है, तो ये आप अंडरलाइन करोगे. इम्पॉसिबल यहाँ टिक करोगे क्योंकि यहाँ पे इम क्या है, एक प्रीफिक्स है. तो ये हमने कर लिए. दूसरा देख लेते हैं, सिंपल इम्पोर्टेंट. इम और पोर्टेंट अलग अलग है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, इसको अंडरलाइन करो. रिमेंबर, अगेन ये अलग अलग वर्ड नहीं है, ये हो गया आपका अंडरलाइन किया. रिट्रेस, रिट्रेस, अब ट्रेस करना और उसमें री लगा दिया तो फिर से ट्रेस करना. अनलेस, अनलेस भी जो है इट्स अ कंप्लीट वर्ड. यहाँ पे आपने लेस के आगे अन लगा के अनलेस हो गया है, ऐसा नहीं है. अनलेस जो है एक प्रॉपर वर्ड है, ठीक है. तो ये रहे. अब करना क्या है आपको, कुछ सिचुएशंस दिए. इन सिचुएशंस पे जिन सेंटेंसेस को हमने अंडरलाइन किया है उन वर्ड्स को यूज करके आपको उसका आंसर लिखना है. करेक्ट वर्ड्स को यूज करना है और उसके बाद जो है आपको जो टिक किया है उससे आपको आंसर लिखना है. You have heard an owl hoot but just cannot spot it because it has hidden itself very well in a tree. तुमने अभी अभी एक आउल को हूट करते हुए सुना लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हो क्योंकि उसने अपने आप को ट्री में छुपा लिया है. तो आप इसको क्या बोलोगे, I heard an owl hoot but it was impossible. मैंने क्या वर्ड यूज किया, impossible. Just cannot की जगह क्या यूज किया, impossible to spot it as it had hidden itself very well in a tree. Next है, you would not have seen the flowers in bloom if you had not cared to water the plants in your backyard. मतलब अगर तुमने अपने बैकयार्ड में, अपने गार्डन में पानी नहीं डाला होता तो तुम्हें फ्लावर्स की भी चिंता नहीं होती. मतलब बट व्हेन वी डू समथिंग वी आर एक्सपेक्टिंग रिजल्ट्स. तो इसका क्या हो जाएगा, You would not have seen the flowers bloom unless, अब हमने यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, unless you cared to water the plants in your backyard. Your sister has misplaced her handkerchief and is therefore going over the path she just walked in order to look for it. Going over the path she just walked मतलब वापस जाना, मतलब retrace करना, retrace करना. तो हम क्या बोलेंगे, My sister has misplaced her handkerchief and is retracing the path she just walked in order to look for it. Okay? Next is complete the sentences by adding the suffixes ly, able, meant, shown, ness to the correct word. अब जैसे यह है Godsby's imagination led him to believe all sorts of things about people he didn't even know. So यहाँ क्या आ जाएगा, shun. Godsby felt that the young man careless क्या होता है, carelessment नहीं, carelessness lay in not getting himself a cake of soap as a proof of story. When the young man realized that Godsby may have seen through his trick, he hurriedly walked away. वो जल्दी से वहां से निकल गया. The young man did not look very comfortable when Godsby handed him the cake of soap. Much to Godsby's embarrassment, he ultimately fell for the young man's trick. Okay? चलो अब next question start करते हैं. Question क्या है? Now based on these situations, make sentences with the highlighted words using any of these suffixes full, al, ears or ली. मतलब करना क्या है? Use the word rapid to describe how the ice caps are melting because of global warming. अब आपको ये rapid word use करना है और आपको ये बताना है कि किस तरीके से जो ice caps हैं वो global warming की वजह से बहुत जल्दी मेल्ट हो रहे हैं. तो आप क्या बोलोगे, इसमें आप क्या यूज करोगे, हमने यहाँ पे आंसर लिखा है The ice caps are rapidly melting because of global warming. क्या हमने इसमें suffix यूज किया है, ly. Next है use the word doubt to say that you wrote down a list of things you had to buy because you were not sure if you would remember all of them.
तो अब यहाँ पे तुमने क्या बोला है कि तुम्हें लिखना है कि तुमने एक लिस्ट बनाई, क्यों? क्योंकि तुम्हें ये डाउट था कि तुम शायद जब लेने जाओगे सामान तो भूल जाओगे। तो हमने इसके लिए क्या लिखा? आई रोट डाउन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स आई हैड टू बाय बिकॉज आई डाउटेड दैट आई वुड रिमेंबर ऑल ऑफ देम। अब यहाँ हमको क्या लिखना है? डाउटेड की जगह अब आप इसमें यहाँ लिखो आई वॉज डाउटफुल, क्योंकि आपको सफिक्स यूज करना है ना। आई डाउटेड गलत नहीं है, लेकिन आपको सफिक्स यूज करना है, तो हम इसमें फुल यूज करेंगे बिकॉज आई वॉज डाउटफुल दैट आई वुड रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूज द वर्ड फिक्शन टू डिस्क्राइब योर फेवरेट फिल्म और स्टोरी विच इज नॉट बेस्ड ऑन रियल लाइफ। तो आपको इसमें क्या लिखोगे? फिक्शन यूज करना है और अपनी किसी फेवरेट स्टोरी या मूवी के बारे में बताना है जो कि रियल लाइफ पे बेस्ड नहीं है। माई फेवरेट फैंटेसी फिक्शन इज हैरी पॉटर, and that's so true. So my favorite fantasy fiction मतलब जो आप इमेजिन करते हो, और fiction मतलब जो इमेजनरी होती है। फैंटेसी मतलब जिसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि magicians होते हैं या फिर witches और wizards होते हैं, so उन सबको आप फैंटेसी कहते हो। so मेरी जो फेवरेट फैंटेसी फिक्शन है वो क्या है? हैरी पॉटर। Use the word caution to tell your friend to watch over their belongings because there are a lot of tricksters in the park of the city that they are visiting. तो यहाँ पे अब क्या बोलना है? तुम अपने किसी फ्रेंड को एक तरीके से वॉर्न कर रहे हो, ये कह रहे हो कि अपना सामान का ख्याल रखना, क्योंकि हम जिस सिटी के जिस पार्ट में जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रिक्स्टर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जेब कतरे हैं। बी कॉशियस, अब मेरे को कॉशन यूज करना था, मैं वार्निंग दे रही हूं तो कॉशियस यूज कर लिया। बी कॉशियस अबाउट योर बिलोंगिंग्स बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स्टर्स इन द पार्ट ऑफ द सिटी दैट यू आर विजिटिंग। ओके, डन, एंड वी आर डन विद द चैप्टर। ऑल डाउट्स क्लियर? कोई डाउट है तो you can write in the comment section and I will help you with it. And if you have no doubts, then do not forget to give me a big like and subscribe to our channel. Share this video with all your friends, and you can visit all these videos on our website instead of like trying for long hours. YouTube पे इतने सारे आ जाते हैं, फिर confusion हो जाती है। So आप क्या करोगे? आप वेबसाइट पे जाओगे, क्लास आप सिलेक्ट करोगे, जैसे सपोज यू हैव सिलेक्टेड क्लास 6 में हियर यू हैव इंग्लिश गुलमोहर, आप इस पर क्लिक करो, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज सारे वीडियोस आ जाएंगे, जस्ट उस पर क्लिक करोगे आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज इट, थैंक यू सो मच। डू नॉट फॉरगेट टू वॉच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।